आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अमान और साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। नाजरीन, जैसा कि मालूम है आपको, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज, ओडीआई सीरीज यानी कि 3 मैचों पर मुश्तमिल जारी है। उसका पहला मैच इख्तिताम पजीर हुआ रात को और उसी के को अब हम कवर करने जा रहे हैं इस एपिसोड में। सर साहब, उससे पहले कि मैच को हम कवर करें, एक सवाल है कि सिलेक्शन के हवाले से शान जी, मसूद को रिसेंटली जो टीम अनाउंस की गई 2 दिन पहले, उसमें वाइस कैप्टन नामजद किया गया बिल्कुल। और साथ ही वो टीम का हिस्सा नहीं बन सके। 11 में यानी कि वो जगह नहीं बना सके अपनी। बिल्कुल। तो ये कैसी एग्जांपल है कि हम, या कोई ऐसी एग्जांपल पहले भी आपको मिलती है दुनिया में कि किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन नामजद किया जाए और वो टीम का हिस्सा ना बन सके? अरे ऑड ओकेजन पे तो हुआ है कि आउट ऑफ फॉर्म कैप्टन हो जाता है तो वो बाहर बैठ जाता है। इस तरह वो पॉइंट मॉर्गन था इंग्लैंड का, जब आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो वो बाहर बैठ गया कुछ मैचेस में। लेकिन ये बड़ी हैरानगी सी बात है कि उन्होंने टीम 16 की बनाई है, पहले उसमें से कप्तान और वाइस कप्तान चूज किए। तो देयर लाइक एक्चुअली बॉलर्स को साइड पे कर लें तो बैट्समैनों की बात करें तो बाबर आजम की जगह पक्की है, रिजवान की जगह पक्की है, इमाम की जगह पक्की है। बाकी तो लॉटरी है सारी ना, समझ रहे हैं? फखर भी इन एंड आउट था, तो फखर का भी इतना पक्का नहीं था। इनके इमाम और रिजवान में से किसी को बना देते मसला नहीं था। अब जो अंदर की खबर है, फाख्ता ने जो बताई है हमें वो ये है कि मिकी आर्थर जो है वो उसको इन कर दिया इन्होंने, एक तरह से ऑलमोस्ट कुछ कमिटमेंट हो रही है। कहाँ तक सच है मुझे नहीं पता, लेकिन मिकी आर्थर शान मसूद के बहुत बड़े फैन हैं, ओके। उसके डिसिप्लिन के और ओवरऑल ना, एंड ही इज अ नाइस नाइस गाय टू। हम्म। तो अब ये खबर आई है कि उन्होंने कहा है कि जी वनडे का शान मसूद को बनाना है कप्तान, T20 का बाबर ही रहेगा और टेस्ट का शायद किसी और को बनाना है। तो अच्छा। उन्होंने जो है ना ये स्प्लिट करने की कोशिश की है कप्तानी। अब ये कहाँ तक सच है ये तो जब वो आएंगे तो पता लगेगा। लेकिन अगर वो आ गए तो यू विल सी अ लॉट मोर ऑफ शान मसूद इन ऑल फॉर्मेट्स। हाँ, यही वैसे हैरत का बायस भी है मुझे कि कुछ अर्सा पहले जो बंदा सिरे से टीम का हिस्सा नहीं था, वो तीनों फॉर्मेट्स में, और बहुत ही कम प्लेयर हैं तीनों फॉर्मेट्स में, इवन जो रिजवान खेल रहे थे वो भी अभी रिसेंट सीरीज में सरफराज के आने से बाहर हो गए। तो अब वो भी तीनों फॉर्मेट्स का हिस्सा नहीं है, और शान मसूद अगर बनते हैं तो मेरे लिए ये काफी हैरत का बायस होगी। खैर, आगे चलते हैं। तो मैच का सती सब यूं है कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, और वो डिसीजन उनका काफी हद तक कामयाब भी रहा। तो उसमें आपने मैच को देखा शुरू से, तो नसीम शाह और हारिस रऊफ ने स्टार्ट किया। हारिस रऊफ भी इंजरी के बाद वापस आए हैं। अब थोड़ा सा बताइएगा कि विकेट यानी कि पिच और दोनों फास्ट बॉलर्स का जो स्टार्टअप था न्यूजीलैंड को, उन्होंने कैसे कैप्चर किया? अच्छा, पहले जो 4 ओवर्स थे ना उसमें मेरे ख्याल है कि 8-10 या 7-8 रन नहीं बने होंगे। दोनों ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया ना नए गेंद से, थोड़ा सा शेप भी किया और थोड़ा सा। तो वो न्यूजीलैंड वाले, एक तो जब अगली टीम आपको पहले बारी करा दे तो वो सोचते रहते हैं यार विकेट में कोई खास बात है कि इन्होंने खुद बारी नहीं की। तो उस चक्कर में ना न्यूजीलैंड वालों ने थोड़ा सा एहतियात से भी खेला ना शुरू में, ठीक है। तो फिर ये मेरे ख्याल है 5वें ओवर में नसीम शाह ने एक ऑफ 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 ब्रेक किया, उसको क्या कहते हैं, स्लो बॉल किया फिल एनन को। तो उसने कहा यार विकेट में तो कोई मसला है, उसने सर के ऊपर से मार दी सीधी शॉट। तो वहां से थोड़ा सा रन खुलना शुरू हुआ। देखिए वो तो अनलकी था, कॉनवे जिस तरह आउट हुआ, मतलब वो तो बाउंड्री बॉल है ना, टांग पे गेंद थी, वो तो बाउंड्री बॉल थी, वो तो अनलकी हो गया। लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो है वो न्यूजीलैंड वाले 4-5 ओवर तो ध्यान से इसलिए भी खेलते रहे कि इन्होंने हमें पहले बारी कराई, कुछ ना कुछ होगा विकेट में। तावीज थे तो उसमें। ऐसे विकेट में कोई पेस ठीक थी, कोई इतनी तेज भी नहीं थी, इतनी स्लो भी नहीं थी। तेज में होता है कि आप ऑब्वियसली थोड़ा लाइन ऑफ अटैक चेंज हो जाता है, स्लो में आपका लाइन ऑफ अटैक चेंज हो जाता है। आई थॉट इट वाज कंसिस्टेंट। स्टार्ट इन्होंने सही लिया, लेकिन जैसे ही फिर इन्होंने मारना शुरू कर दी ना हिटें, तो साथ ही फिर बॉलर जो है वो हारिस रऊफ का एक ओवर में 3-4 चौके लग गए, तीसरे ओवर में उनके। तो वहां से मेरे ख्याल है मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। पर ओवरऑल आई थिंक कि पहले 2 ओवर दोनों ने अच्छे कराए, उसके बाद थोड़े थोड़े से रन पड़े। अगर पहले स्पेल की बात करें, दैट इज मोर टू डू विद द फिन एलन थिंग, क्योंकि केन विलियमसन तो आराम से ही खेलता है और वो आराम से ही खेल रहा था। तो आई गेस कि विकेट मेरे ख्याल में 300 वाला विकेट था। ठीक है।
ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल फिन एलन की आपने बात की, तो फिन एलन तो ख़ैर आते ही उन्होंने धूम मचाई हुई है दुनिया में। मेरा ख़्याल है कि फिन एलन को बेसिकली इंग्लैंड की टीम में होना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल उन्हीं की टाइप की क्रिकेट खेल रहे अच्छा, आपको मज़े हैं। की बात बताऊँ, फिन एलन जो है ना वो बेसिकली ही वाज़ बोर्न इन इंग्लैंड और अच्छा, इसके वालिद साहब भी इंग्लैंड के हैं, बेसिकली हैं इंग्लैंड के ही, ही होल्ड्स अ ब्रिटिश ओह! पासपोर्ट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन वो बचपन से यहाँ रहते हैं। ठीक है, चलो फिर ये तो ये हमारा देखिए। गैस किसी हद तक ठीक ही हुआ। अच्छा, पाकिस्तान ने लेग ब्रेक में आज डेब्यू करवाया था उसामा मीर को, काफ़ी अरसे से टीम के साथ दाएँ-बाएँ पीएसएल में अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ चल रही थी, लेकिन चूँकि लेग ब्रेक में यानी कि हमारे पास कॉम्पिटिशन था, उस्मान कादर भी था, शादाब खुद चूँकि वो जगह परमानेंट है, अभी भी जब शादाब वापस आएँगे तो यकीनन उसामा मीर को बाहर बैठना पड़ेगा। बट वो डेब्यूटेंट होने के बावजूद मुझे कम से कम सत्ती साहब पूरे मैच में कहीं डेब्यूटेंट नहीं लगे। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े टॉल भी हैं थोड़े, तो बड़े ज़बरदस्त उन्होंने गेंदें की और विकेट का भरपूर इस्तेमाल किया पिच का, यानी कि तो आप उनके डेब्यू को और उनकी बॉलिंग को, दोनों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनको सेकंड या थर्ड ओवर में मेरे ख्याल है केन विलियमसन की विकेट मिल गई ना, तो अब वो भी हुआ कि केन विलियमसन पूरा आगे नहीं गया। वो आधा खेल गया तो गेंद आगे से शार्प, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह शार्प ब्रेक होगी। जो उसामा है वो तो काफ़ी अरसे से सेट मतलब सीन पे हैं। 3-4 साल पहले 1-2 उन्होंने बड़े अच्छे स्पेल किए थे पीएसएल में भी, फिर थोड़ा-सा ऑफ कलर हो गए, फिर अब दोबारा इस साल डोमेस्टिक जो वनडे टूर्नामेंट हुआ है अभी काइज़म कप कहते हैं शायद उसको, उसमें सबसे ज़्यादा विकेटें उनकी। तो असल में उनकी जो ट्रेजेक्टरी वगैरह है ना वो इट्स इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टू एक समवन लाइक शादाब। तो ये थोड़ा-सी हाइट से गेंद डिलीवर करते हैं और थोड़ा-सा ना फ्रंट ऑफ द हैंड ज़्यादा गेंद करते हैं। तो जो जो भी लेग स्पिनर फ्रंट ऑफ द हैंड करता है ना उसका कोई ब्रेक होता है लेकिन कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेक नहीं होता और वो बैट बॉल्स कम करते हैं। हुँ, क्योंकि वो जिस तरह वो गेंद कर रहे हैं तो अब क्या कहते हैं अगर हम ओवरऑल देखें तो डेब्यू के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे गेंद किए। उन्होंने जो है ना पेस अपनी वो एक ख़ास तरह से उन्होंने बॉल किए, मतलब उन्होंने कोई चालाकियाँ दिखाने की कोशिश नहीं की ज़्यादा, समझ रहे हैं? एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड कि हाउ ऑन अर्थ उस्मान कादिर हैज़ प्लेड अहेड ऑफ हुँ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग हिम। कि खैर इसमें मेरा ख़्याल है बात देखिए, हमने करने की 3 ज़रूरत लेग नहीं स्पिनर है। देखे हैं अभी रिसेंटली, ठीक है? जी, जी। इब्रार हो गया, Osama Mir हो गया, Riwan Zahid. All three of them are, in my opinion, are better spinners than Usman Qadir in terms of consistency for international cricket. ठीक है। चलिए हम तो होपफुली अब हम देखेंगे कि अगर शादाब के साथ जो दूसरी ऑप्शन होगी पाकिस्तान के पास वो उसामा मीर की शक्ल में मौजूद रहेगी, जहाँ भी कहीं ज़रूरत पेश आएगी यकीनन उस जगह को ये कवर करेंगे। या अपने साथ स्कोर कार्ड भी शेयर कर दिया। तो पाकिस्तान की कामयाबी जो बॉलिंग में कामयाबी यानी कि उन्होंने न्यूज़ीलैंड को रिस्ट्रिक्ट किया तकरीबन 250 यानी कि 255 और 9 पे, तो इसमें एक भी 50 नहीं है, यानी कि इसका मकसद ये हुआ कि कोई भी पार्टनरशिप पाकिस्तान ने मुस्तकिल तौर पर लगने नहीं दी। तो उसमें आज कोई कैप्टेंसी आपको बेहतर नज़र आई क्या बाबर की? हाँ, आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम भी थोड़ी-सी आउट ऑफ टच लग रही थी फॉर व्हाटएवर रीज़न ना, कि वो दे वर टेकिंग टू लॉन्ग। अब अगर हम देखें तो हमने तकरीबन 50 में से 25 ओवर मेडन किए। मेडन मीन्स के ऑब्वियसली डॉट बॉल्स ना, दे फेस 147 डॉट बॉल्स। तो यूजुअली ये इस तरह की डॉट बॉल्स एशियन टीम्स खेलती हैं, समझ रहे हैं? हुँ, हुँ, यानी हुँ। कि ये जो लोग हैं, ये केन विलियमसन वगैरह, ये स्ट्राइक रोटेट करने वाले लोग। तो आई हुँ, थिंक कि मे बी जो स्पिनर्स थे हमारे, उन्होंने जिस तरह नवाज ने टाइट डाउन रखा और हुँ। उसामा मीर ने अच्छे गेंद किए, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली दे हैव प्लेड अ पार्ट टू इट, मेरे ख्याल में। या बिल्कुल, मैं मेरे लिए भी हैरत का बायस थी कि पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा होता है ना, तो हमारे लिए बड़ा आम सी रूटीन होती है कि हम देख रहे थे पाकिस्तान डॉट बॉल खेल रहा है, खेलता जा रहा है और खेलता जा रहा है। हुँ, तो लेकिन न्यूज़ीलैंड जब खेल रहा था तो रात को मैं देखते-देखते मैच में मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार ये क्या हो रहा है? मतलब 124 हुँ, बॉलें जब कहीं की डॉट हो चुकी हैं, उसमें कोई 40-42 ओवर हुए थे। तो हाफ हाफ बॉल जैसे आपने बताया 147 तो आधी आधी यानी कि 25 ओवर तो उन्होंने खेले ही नहीं। 25 ओवर में उन्होंने हुँ। 255 किए। तो ये मेरे लिए भी थोड़ी अनोखी बात थी। शायद वही है कि वो रीड करते बहुत आगे तक निकल गए। अच्छा, नसीम शाह की हम दूसरी बात करते चले और दो बल्कि जी, जी। हारिस रऊफ और नसीम शाह को एक क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं। वो ये कि नसीम शाह आउटस्टैंडिंग नज़र आए बकौल कमेंटेटर्स के। क्या आप भी हुँ, समझते हुँ। हैं कि आउटस्टैंडिंग थे? और वो फ्लेयर में तो थे। और सेकंडली इसके साथ ही कवर कर दीजिएगा कि हारिस रऊफ आज रस्टी भी नज़र आए, गुस्से में भी नज़र आए और क्या एग्रेशन और गुस्सा 2 डिफरेंट चीज़ें हैं या एक ही नाम का एक ही चीज़ के 2 नाम हैं?
मेरा ख्याल है कि जो नसीम शाह थे वो रिदम में थे, नो डाउट। लेकिन अगर हम देखें तो मतलब उनको जो बैक एंड पे ही विकेट मिले ना, आखिरी 6 ओवर में उन्होंने 4 आउट किए, और शुरू वाली विकेट तो एक तरह से बोनस विकेट मिल गई, टांग की बॉल थी वो, कॉनवे के पैड से लग के, पता नहीं ये ट्राउजर से लग के स्टंप्स को लग गई ना। तो आई थिंक कि अगर हम ओवरऑल देखें तो स्कोर कार्ड जस्टिस नहीं कर रहा हारिस रऊफ के साथ भी, कि उन्होंने बॉल इतने अच्छे नहीं किए, लेकिन इन कंपैरिजन जो है वो नसीम शाह ने ठीक बॉल किए। मैं नसीम शाह ने इससे बेहतर बहुत स्पेल्स किए होंगे, दैट यू नो, लेकिन ये कि वो स्टैटिस्टिकली अगर हम देखें तो नसीम शाह ऑब्वियसली कैपिटलाइज्ड ऑन इट। नसीम शाह ने 5 आउट किए हैं और 10 ओवर में 57 रन दिए, तो रन थोड़े से ज्यादा देते हैं जिस तरह हम बात कर रहे थे, लेकिन उसने डेथ में जो है वो 4 विकेट ले लिए। तो वो ना भी लेता 4 विकेट तो उनका 10-15 स्कोर ज्यादा होता है, इससे ज्यादा फर्क ना, 5 स्कोर का ही फर्क पड़ता। लेकिन फॉर हिज कॉन्फिडेंस, नाउ इज ओनली प्लेड, दिस इज ओनली हिज 4th वनडे इंटरनेशनल। हम नसीम शाह का नाम सुन सुन के नाम समझते हैं, पता नहीं कितने अरसे से खेला, इसका 4था वनडे इंटरनेशनल है और उसमें 2 पंजे लगाए हैं, तो आई थिंक फेयर प्ले, आई मीन इज डन वेल। हारिस रऊफ ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट था, दैट्स वेयर प्रॉब्ली इट माइट बी द इंजरी के बाद आप जब आते हैं। एक चीज अच्छी हुई, जब नॉर्मली आप इंजरी के बाद आते हैं तो एक्स्ट्रास बहुत देते हैं, तो उन्होंने कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया हारिस रऊफ ने। हाउएवर वो फिन एलन ने 1 ओवर में उनको 12-14 रन मार दिए, उसमें उनको समझ नहीं आ रहा था गेंद कहाँ करें ना, तो एक वो थोड़ा सा शुरू में उनको वहां से काम खराब हो गया, और आखिर में वो ब्रेसवेल ने 1 ओवर में उनको मार गया था। तो आई थिंक फॉर समवन कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी विदाउट ब्रेकिंग डाउन, ही इज डन ओके। तो होपफुली नेक्स्ट मैचेस में शायद वो थोड़ा बेहतर नजर आए। ठीक है। और एक अच्छी बात ये भी देखने को मिली कि आगा सलमान ने भी ओवर किए, 4 ओवर किए, और जो हारिस रऊफ थोड़ा सा रस्टी नजर आ रहे थे, उनके 2 ओवर को भी कवर किया, और साथ उन्होंने वसीम के ओवर्स को भी कवर किया। वसीम वाज गुड टू, 8 ओवर 43 रन, अच्छा उन्होंने रिदम में गेंद की। तो बहरहाल मेन डिफरेंस उसामा मीर और नवाज ने डाला। तो 6 बॉलर्स भी हमारे कैप्टन ने आज यूज किए, ये उसको आप क्रेडिट जरूर दीजिएगा आज। अच्छा, क्विकली आगे जी हम जी चलते हैं अगली दूसरी इनिंग्स पे। अगर आप शेयर कर दीजिए प्लीज पाकिस्तान की जी बैटिंग को। जी। तो पाकिस्तान को बैटिंग करते हुए कहीं प्रॉब्लम बाहर नजर नहीं आ, सब बहुत ही आराम के साथ पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया। थोड़ा सा स्टार्ट बल्कि आप कह लें कि 5 रन प्लस पे था, फिर स्लोली स्लोली नीचे आया। तो न्यूजीलैंड ने भी वही स्ट्रेटेजी इख्तियार की कि जब दरमियान में उनको लगा कि फास्ट बॉलर्स को स्कोर मुसलसल थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, तो क्योंकि इतना ज्यादा कंटेन करने के लिए वो था भी नहीं इनके पास, स्कोर टारगेट भी कम था, तो ऐसा उन्होंने किया कि दरमियान में उन्होंने भी ब्रेसवेल को और ग्लेन फिलिप को, और तीसरे उनके पास जो थे सेंटनर, मिचेल सेंटनर, उन तीनों से गेंद करवाया, और काफी देर तक वो गेंद करते लगातार। तो जिसकी वजह से उन्होंने उस टारगेट को थोड़ा सा, मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए, लिटिल बिट इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश जरूर की। खैर, इनसे हट के मैं बात करूंगा हेनरी शिपली पे, क्योंकि आप न्यूजीलैंड में हैं और आप उनको देखते रहते हैं। तो उनका डेब्यू था, पहले तो आप बता दीजिए कि हेनरी शिपली कौन है और उनकी एंट्री कैसे हुई टीम में, और फिर हम ये भी देखते हैं कि उनको ये मैच कैसा रहा। अच्छा, हेनरी शिपली जो है वो मेरे ख्याल 6 फुट 6 इंच, काफी थोड़े लंबे हैं हाइट में, और यहाँ पे जो है वो ही इज नोन फॉर समवन हु हिट्स द डेक हार्ड। साइडवेज मूवमेंट ये काफी लेते हैं फ्लैट डेक्स में भी ना, और एक्शन की वजह से ना थोड़े डिसेप्टिव हैं, यानी कि आगे से गेंद इनका थोड़ा सा ज्यादा उठता है ना। तो डोमेस्टिक में आउट करते हैं, लास्ट ईयर मेरे ख्याल T20 के हाईएस्ट विकेट करते हैं डोमेस्टिक में। उसके बाद ये बारी बहुत अच्छी कर लेते हैं। आई नो कि पहली गेंद पे बोल्ड हो गए, लेकिन ही कैन हिट अ बॉल लाइक, ये अगर हम कंपेयर करें ना हमारे ऑलराउंडर्स के साथ, तो ये हसन अली और मोहम्मद वसीम से बहुत बेहतर बैट्समैन है। अच्छा, मतलब बेहतर नहीं, बहुत बेहतर बैट्समैन है। तो आई थिंक कि उनको बैटिंग में हार्ड लक हो गई, पहली गेंद पे आउट हो गए, लेकिन उनको एज एन ऑलराउंडर ही खिलाया गया, जस्ट एज अ बॉलर नहीं खिलाया गया। लेकिन वो ज़ाहिर है कि 9वें नंबर पे बारी करा दी, तो आई थिंक उनको अपॉर्चुनिटी उस तरह नहीं मिली। और टिम साउदी भी नई नई कप्तानी में आए हैं अभी, वनडे इंटरनेशनल के एटलीस्ट, तो और टेस्ट की भी, तो वो शायद उनको उस तरह यूटिलाइज नहीं कर सके। हेनरी शिपली का ताल्लुक है मैट हेनरी जहाँ से हैं, कैंटरबरी वहीं से, अच्छा। तो एक ही शहर के हैं। तो क्या कहते हैं, आई होप कि उसको अगले मैचेस खिलाएं, क्योंकि वो लॉन्ग रन में वो खेलने वाला है। आई थिंक ही विल प्ले फॉर न्यूजीलैंड फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स इफ ही डजंट गेट इंजर्ड। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। मैं उनको देख रहा था, तो उन्होंने पहला जो स्पेल किया, उसके बाद वो काफी लंबी ब्रेक दी उनको केन विलियमसन ने, और काफी देर के बाद वापस लाया। तो डेब्यूटेंट के लिहाज से वो थोड़ा सा ना, मतलब मेरा ख्याल है कि डिसअपॉइंटिंग था।
कि उनको लाइमलाइट में रखने के लिए शायद विलियमसन को ज़रा बेहतर इस्तेमाल करते तो शायद वो ज़्यादा खुल के नज़र आते। बहरहाल ओवरऑल भी उनके स्टैट खैर बुरे नहीं है, 6 ओवर में उन्होंने 28 रन दिए। और बॉल डिसेप्टिव जैसे आपने कहा वो वाक़ई ऐसा है कि उनके वो जो आर्म है ना वो बहुत तेज़ी से घूम जाता है। मेरा ख़्याल है कि जी। वो मतलब मुझे फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा ही नहीं, मैंने समझा कि शायद उनके हाथ से बॉल छूट गया ना, तो वो मेरे लिए बड़ा हैरत का बायस था, तो क्विकली आर्म उनका मूव करता है। एनीवेज़ तो स्पीड उनकी बहरहाल 130 132 के इसी रेंज में हाँ, है, बहुत ज़्यादा कुछ तेज़ नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल। ठीक है सर, हारिस सोहेल की वापसी हुई, क्विकली हम मेरा ख़्याल ख़त्म करते हैं, इस एपिसोड काफ़ी लंबा हो गया। तो जी, इसको हम देखते हैं कि हारिस सोहेल की वापसी हुई, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 23 बॉलों पे 32 रन किए, बाकी 3 फिफ्टियाँ हैं, वो तो ख़ैर हम एक्सपेक्ट करते ही हैं फ़खर ज़मान से। इमाम उल हक थोड़ा-सा मतलब खुलने के चक्कर में थे, तो थोड़े बदकिस्मत रहे कि बॉल हुँ, हुँ। बैट पर पूरा नहीं आया और बाबर आज़म की 50 वन्स अगेन हाँ, इसमें सॉरी जो क्वेश्चन पूछने वाला सर वो ये है कि जी, जी। बाबर आज़म ने 66 रन तो ज़रूर किए 82 बॉलों पे, लेकिन वो फिर भी उस फ़ेज़ से निकल नहीं पा रहे, जहाँ उनको स्पिनर तंग कर रहे हैं और बेशुमार उनको रात को भी तंग किया उन्होंने। उनके खिलाफ अपील भी हुई, बल्कि एक आउट दे दिया गया, वो उन्होंने फिर रिव्यू लिया, वो उसमें बच गए। फिर सेकंड टाइम भी ऐसा हुआ और एक एक आध बॉल तो बस ऐसे ही यानी कान के पास से गुज़र गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसा वो एक ज़बरदस्त किस्म का मैच स्पिनर का और बाबर का पड़ा हुआ है। तो ये इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं बाबर? अच्छा, उसमें ये है कि अगर मैं इसको इस सीन को स अच्छा, उसमें बाबर का ये है कि देखें वो पहले तो स्पिनर को जब पहले खेलता था तो बहुत ऊपर जाके नहीं खेलता था ना, तो थोड़ा-सा और वो बैट स्विंग पे रिलाई करता था। तो उसमें ये था कि अम, यूजुअली अगर गेंद टर्न हो रहा हो या मतलब खेल जाता था ना। अभी ये है कि अब लोगों ने लोग समझ गए ना कि वो थोड़ा-सा स्पिनर पे फँस रहा है। तो अनलेस कि ही डेवलप्स अ स्वीप शॉट, वो इस तरह फँसते रहेंगे। क्योंकि वो जो स्वीप मारते हैं ना, वो प्रॉपर जिस तरह हम सरफराज थे ना, वो हुँ, 4 मुख्तलिफ लाइन से स्वीप मार सकते हैं ना, हुँ, समझ रहे हैं? यानी कि मिडल लेग से तो सारे ही मार लेते हैं, फिर ऑफ स्टंप से और ऑफ स्टंप से बाहर से और फिर 5वें छठे स्टंप से। तो जब से आप स्वीप मारने लग जाते हैं ना, तो फिर स्पिनर जो है ना, वो आपको उस तरह आगे नहीं खिलाता, समझ हुँ, रहे हैं? क्योंकि ये तो ड्राइव वाला बैट्समैन है ना बाबर, बड़ा या डेलिकेट, बड़ा अच्छा बैट्समैन है। लेकिन ये कि स्पिनर्स के लिए ना आपको यू नीड टू लर्न टू स्वीप, राइट? इवन रिवर्स स्वीप फॉर दैट मैटर, कि उसको स्वीप जो है ना हॉरिजॉन्टल बैट शॉट स्पिनर के खिलाफ डेवलप करनी पड़ेगी। राइट नाउ ही इज बैंकिंग ऑन स्पिनर टू बोल बैडली इन बिटवीन एंड ही पुट्स अवे द बैड बॉल्स। दैट्स राइट। तो वो कितने अरसे तक चलेगा आई डोंट नो, लेकिन ऑब्वियसली वर्ल्ड, मेरा ख्याल है कि मेरे मौजूदगी में पिछले 20 साल में तो पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है ना वनडे क्रिकेट का। नो तो डाउट। आई थिंक कि वो आई एम श्योर अच्छे बैट्समैनों का यही होता है कि अपनी गेम डेवलप करते रहते हैं। तो आई पर्सनली थिंक कि ही माइट नीड टू डेवलप अ डिफरेंट ऑप्शन ऑफ स्वीप शॉट्स सो दैट द बॉलर्स कांट सॉर्ट ऑफ, बिकॉज़ जहाँ से वो ड्राइव कर रहे हैं ना, तो वहाँ से वो फँस सकता है। सेकंडली ये कि अब उसको उतने बुरे बॉल नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेगा? ठीक है जी, इसके साथ ही रिज़वान की भी वापसी हुई वनडे में, यानी कि वो टेस्ट से ब्रेक पे थे, सरफराज ने उनकी जगह ली थी। टेस्ट सीरीज़ में वापस आए, अच्छी उन्होंने डेवलप की अपनी इनिंग को और ऑल द वे ले गए, नॉट आउट रहे। अगर आप कुछ बिल्कुल। ऐड करना चाहें तो ज़रूर से सब कर हाँ, दीजिएगा, नहीं, लेकिन बिल्कुल, रिज़वान का अच्छा हो गया, उसको ब्रेक मिल गई। आई थिंक वी ऑलवेज़ सेड कि वो सारे फॉर्मेट्स खेल रहा था और बड़ा बिज़ी लग रहा था, तो ब्रेक मिल के आया और बड़ा अच्छा वो माशाल्लाह अच्छा खेला और मैच विनिंग नॉक्स थी उसकी, मतलब नो डाउट। तो ना दैट्स गुड टू, और आई थिंक रोटेट करना चाहिए बस प्लेयर्स को ना इसी तरह। जहाँ पे समझे कि कोई थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है, उसको रेस्ट करा के दूसरे बैट्समैन बॉलर को खिला दें। ठीक है जी, न पाकिस्तान की पहली विन काफ़ी मतलब हमारा रस्टी सा सीज़न रहा, ख़ासतौर पे टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, तो एक अच्छी खबर मिली पाकिस्तान को सुनने के लिए, दैट वाज़ रियली गुड। और उम्मीद करते हैं कि अगले 2 मैचेस में भी बेहतर परफ़ॉर्म करेगा और अच्छी इस खबर के साथ कि अगर अगले दोनों वनडे पाकिस्तान जीत जाए, तो पाकिस्तान ओडीआई की रैंकिंग में नंबर 1 हो सकता है। ओके, ओके, तो ओके। और चूँकि न्यूज़ीलैंड इस वक़्त नंबर 1 पे है, तो पाकिस्तान इस वक़्त 5वें पे है ग़ालिबन, लेकिन वो सीधा 5वें से पहले पे चला जाएगा, अगले दोनों जीत जाए तो। हम उम्मीद अच्छा जी। करते हैं कि पाकिस्तान अगले दोनों जीत जाएगा और पाकिस्तान नंबर 1 पे फ़िनिश करेगा ओडीआई की, इंशाल्लाह। और अगले मैच के साथ हम फिर हाज़िर होंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।